नमस्कार। आज की अभिनव चौपाल राजस्थान के शासन के मुख्यालय से, जयपुर से। क्योंकि मुद्दा ही इस प्रकार का है, शासन की पारदर्शिता की बात, शासन की जवाबदेही की बात, और वो जयपुर से हो तो बेहतर है। आज और कल मैं शासन के थोड़ा नज़दीक आया हूँ यहाँ पर, मुझे लगा कि आज की चौपाल भी यहीं से की जाए। आज का हमारा मुद्दा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है, कुछ लोगों के लिए पेनफुल है, कुछ के लिए बड़ा संदेहास्पद है। लेकिन मुद्दा है। और जिस अधिकार की मैं बात करूंगा आपके साथ में, उस अधिकार ने हमारे लोकतंत्र की शक्ल बदल दी है। लेकिन उसके बारे में समझ कम है और गलतफहमियां ज़्यादा है। तो उस पर भी बात होनी चाहिए। अभिनव चौपाल का रंग अब जमने लगा है और हम लोग राजस्थान के समाज, राजस्थान की शिक्षा, शासन, खेती, उद्योग, सबसे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने लगे हैं। और ये सारा आप लोगों के कारण संभव हो रहा है। आप लोगों के स्नेह और सम्मान के कारण मैं कोशिश करता हूं कि मेरे पास जो भी जानकारियां उपलब्ध हैं उनको आप तक पहुंचाता रहूं। और हमारा ये आपस में संवाद आने वाले दिनों में राजस्थान की आवाज बनकर उभरेगा, जमीन से आसमां की ओर। जमीन पर राजस्थान के लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उसको आसमान में उपस्थित तथाकथित हमारे लोकतंत्र के सितारों तक पहुंचाना, उनके बीच में कड़ी बनना, यह इस अभिनव चौपाल का मूल उद्देश्य है। आज हम लोग सूचना का अधिकार पे बात करेंगे। बहुत दिनों से इच्छा थी कि इस अधिकार के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा हो जाए। आज जब मैं जयपुर में हूं तो मुझे लगा कि सही मौका है। सूचना का अधिकार क्या है, इसको लेके क्या क्या गलतफहमियां हैं, इसका किस किस प्रकार से दुरुपयोग भी होता है, और इसकी आत्मा जो है धारा 4, उसके साथ भारत और राजस्थान के अधिकारियों ने क्या कर रखा है, उस पर भी बात करेंगे। हमारा कोरम पूरा हो गया है। हम लोग हमेशा 200 लोगों के आने के बाद बात शुरू करते हैं। मैं सभी आगंतुक महानुभावों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने सामने मोबाइल पर उपस्थित शेयर के बटन को दबा दें। उसका फायदा ये होगा कि यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके परिचित लोगों तक भी पहुंच जाएगी। चौपाल की राम राम, सलाम, सत श्री अकाल इसी से होती है। तो आप अपना शेयर वाला बटन है उसका सदुपयोग कर लीजिए। और बिना टैक्स के ये सस्ता सा काम है, हमारा सहयोग करने का काम है। हमारे बहुत सारे मित्र आजकल इसको कहते हैं हमने तो फीस दे दी, पहले से मन बना के आए थे, तो फीस होती है हमारी चौपाल की, ये दे दिया करें। साथियों, सूचना का अधिकार हमको वर्ष 2005 में मिला है। 12 अक्टूबर 2005 को एक अधिनियम बन गया संसद की तरफ से, जिस पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए और हमको यह अधिकार मिल गया है।
हालांकि ये अधिकार भारत की अधिकतर जनता ने नहीं मांगा था, उसकी कोई चाहत नहीं थी कि हमें इस प्रकार का अधिकार मिले। भारत की जनता अपने चुने हुए राजा महाराजाओं की स्तुति में मस्त रहती है, उनसे कभी नाराजगी करती है तो उनकी निंदा कर लेती है। लेकिन सूचना का अधिकार लोगों की चाहना नहीं था, कभी भी नहीं थी। जैसे आपको भूख ना हो और जबरदस्ती आपको खाना खिलाया जाए, आपको प्यास नहीं हो जबरदस्ती आपको पानी पिलाया जाए, तो उस भोजन और पानी की कद्र वैसे भी कम होती है। और जब आपको जोर की प्यास लगी हो, जबरदस्त वाली, उस समय आपको कैसा भी पानी पिला दे, पानी भले ही ठंडा ना हो, उस समय पानी का स्वाद ही कुछ अलग होता है। और जिस समय आपको खूब सारी भूख होती है, यार गजब की भूख लगी है, कुछ भी मिल जाए, और उस समय आपको बिल्कुल सूखा सोगरा और थोड़ी सी दाल दे दी जाए, तो भी वो खाना आपको स्वादिष्ट लगता है और वो पचता भी अच्छा है, क्योंकि आपकी प्यास थी, आपकी भूख थी। लेकिन बिना प्यास और भूख के आपको चीज़ें दी जाएंगी तो आप नुक्ताचीनी करेंगे, आप कहेंगे पानी ठंडा नहीं है, आप कहेंगे खाने में ये नहीं बना है, नखरे करेंगे, क्योंकि प्यास और भूख गहरी नहीं है। तो ऐसे ही हमारी लोकतंत्र की भूख भी कोई ज़्यादा गहरी थी नहीं। हम मस्त थे अंग्रेजों की स्तुति में, जनगण मन गा रहे थे कब से। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, आपको अंग्रेजों से मुक्ति दिलाएंगे। अधिकांश पब्लिक तब भी गुलामी में मस्त थी। कुछ लोगों ने संघर्ष किया और हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हो गया। लेकिन लोकतंत्र की भूख तब भी नहीं थी। अंग्रेज कहते भी थे, जब यहां से गए उससे पहले उन्होंने खूब कहा था कि आप अपने लोगों को 1000 वर्ष तक जो चला है राजतंत्र, उससे लोकतंत्र में धकेल रहे हो, और इनको लोकतंत्र की एबीसीडी नहीं पता, ये कैसे चलाएंगे सिस्टम को। तो हमारे जो अग्रज थे, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, सब ने कहा कि हम इनको लोकतंत्र का प्रशिक्षण दे देंगे, आप चिंता नहीं करें, हम इनको समझा देंगे लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में कैसे जीना होता है। जैसे अभी समझा रहे हैं ना कोरोना के साथ कैसे जीना है, तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के साथ जीना हम लोग इनको सिखा देंगे। 1950 आ गया, हमने हमारा संविधान लिख लिया। हमारे संविधान में हमने लिख लिया कि इस देश में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई होगा तो वो भारत का नागरिक होगा। ये हमने लिख लिया बाकायदा, क्योंकि उस समय यही बातें चल रही थी कि इस देश में अब कौन महत्वपूर्ण होगा, प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण होगा, कलेक्टर महत्वपूर्ण होगा, थानेदार महत्वपूर्ण होगा, कौन होगा। तो हमने लिखा नहीं, भारत का नागरिक सबसे महत्वपूर्ण होगा, उसका सम्मान किया जाएगा। इसलिए हमने शुरुआत में लिखा नागरिक, नागरिक का सम्मान, उसके मूल अधिकार, ये सारे हमने शुरू में लिख लिए। लेकिन बाद में ये प्रशिक्षण रुक गया और हमारे दिमाग में बैठ गया कि जिनको हम लोग चुनते हैं ये राजा महाराजा ही हैं, इनसे हम प्रश्न नहीं कर सकते। और जैसे हम राजा महाराजाओं के आगे पीछे घूमते थे वैसे इनके आगे पीछे घूमना हमारी नियति है, ये हमने स्वीकार कर लिया। और जिन लोगों ने सत्ता पे कब्जा कर लिया उन लोगों ने भी अपने आप को राजा मान लिया और उनका व्यवहार भी इसी प्रकार से हो गया। अधिकतर नेताओं ने, अफसरों ने अपने आप को उस राजतंत्र का वारिस मान लिया और शोषण शुरू कर दिया नए ढंग से, जिसके लिए भगत सिंह कहा करते थे कि तुम अंग्रेजों से आज़ादी की बात मत करो, शोषण से आज़ादी की बात करो। लोग चाहे अपने हों चाहे पराये हों, शोषण शोषण होता है। चलती रही कथा 1950 से लेकर 2005 तक। कितने साल? 50 और 5 55 साल तक। 55 साल तक ये कथा चली कि आपके लिए लोकतंत्र का ये मतलब है कि आप 5 वर्षों में एक बार वोट कर सकते हैं और अपना मन चाहे प्रतिनिधि चुन सकते हैं। और मन चाह में भी मन चाह कुछ था ही नहीं, उसमें भी कई घालमेल थे। आपकी जाति का ही आपको चुनना है, जो ज़्यादा झूठ बोल सके उसको चुनना है, जो ज़्यादा आपको बहला सके उसको चुनना है। प्रशिक्षण था ही नहीं चुनने का। चुनाव आयोग ने दिया ही नहीं प्रशिक्षण। चुनाव आयोग ने यही कहा ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना है। किसको करना है इसके बाद में कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ देश का।
कि आपको चुनते समय किसका ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ। अधिक से अधिक मतदान करें, अधिक से अधिक मतदान करें, उसका क्या अर्थ रहा? तो जैसा हमारा प्रशिक्षण था वैसे हमने अपने लिए लोग चुन लिए। पहले कहते थे जैसा राजा वैसी प्रजा, अब जैसी जनता वैसा नेता। आपको एक मजेदार चीज बताता हूं। राजस्थान में 10 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं कॉलेज में। काफी सारे स्टूडेंट, इतने लगभग स्टूडेंट बोर्ड परीक्षाओं में पढ़ते हैं। इनका सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट होते हैं, जिनको सबसे ज्यादा पढ़ते हैं ये लोग, 75% का सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर। 75% का सब्जेक्ट होता है राजस्थान में, 11वीं 12वीं में और कॉलेज में। होना तो यह चाहिए था कि इतने लोग अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस की एबीसीडी इनको आ जानी चाहिए, यानी इनको संविधान तो बिल्कुल रट जाना चाहिए कि मैं भारत में सबसे महान हूं, मेरे से महान कोई होता नहीं है। लेकिन कमाल देखो आप, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी 70 सालों की तथाकथित आजादी के बाद भारत का आम व्यक्ति किसी अधिकारी के पास जाते हुए, किसी कार्यालय में जाते हुए घबराता है, पसीना आता है, उसको पकड़ के लाता है किसी को, मेरे साथ चल। नेताजी का फोन करा, खुद के कार्यालय में जाते हुए, खुद के घर में जाते हुए डरता है। ये एक मानसिक पागलपन नहीं है, बीमारी नहीं है। आप अपने खुद के घर में जाते हुए डरो और किसी और को कहो कि मुझे मेरे घर के अंदर जाना है, जबकि कागजों में वो घर आपके नाम लिखा हुआ है, तो ये बीमारी नहीं कहोगे आप, आओगे पागल हो गया, तेरा खुद का घर है। और फिर लोग टेंट लगाते हैं, हड़तालें करते हैं। किसके खिलाफ करते हैं? उन लोगों के खिलाफ करते हैं जिनको तनख्वाह देते हैं। इसलिए मैं कभी किसी टेंट वेंट में नहीं बैठता जाके, मुझे शर्म आती है अपने आप पे। टेंट में कैसे बैठ जाऊं? जैसे कोई सेठ है और वो अपने मुनीम के खिलाफ टेंट लगा के बैठ जाए कि ये मुनीम मुझे दुकान में नहीं घुसने दे रहा है, ये मुनीम मुझे हिसाब नहीं दे रहा है, आप क्या कहेंगे? यार सेठ पागल हो गया है, खुद की दुकान है तेरी यार, तेरा मुनीम हिसाब कैसे नहीं देगा, तेरे को अंदर क्यों नहीं जाने देगा? ऐसे ही ये पूरा भारत का लोकतंत्र कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गया है। रोल रिवर्सल जिसे कहते हैं, भूमिका का की अदला बदली हो चुकी है। तो हम नहीं समझ पा रहे कि हमारा है, इस समझ नहीं पा रहे, यही तो प्रॉब्लम है। और समझना चाहते भी नहीं है, आज भी नहीं चाहते हैं समझना। इसलिए चुनाव के अंदर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम अच्छे व्यक्ति को चुने। अच्छे व्यक्ति को चुनने का कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा व्यक्ति अगर किसी पार्टी से खड़ा नहीं हो, कहते नहीं यार पार्टी से नहीं यार, अच्छा तो है, मानते हैं इन सब में बेस्ट यही है, लेकिन इसको वोट नहीं दे सकते। अब आप सोचो कितना गलत प्रशिक्षण हो गया है। आदमी ईमानदार है, सेवाभावी है, उसका पीछे का करियर अच्छा, लेकिन उसको हम वोट नहीं कर सकते क्योंकि हम बंधे हुए हैं, जाति से बंधे हुए हैं, पार्टी से बंधे हुए हैं। हम अच्छे व्यक्ति को चुन नहीं सकते, हम जानते तो हैं इसको। इस हालत में वोट करते हैं। तो वोट के अधिकार का तो हमने सत्यानाश जितना करना था कर दिया। कहने को था, पहले लिखते थे आपका वोट अमूल्य अमूल्य, अब हमारे वोट का मूल्य तय हो चुका है। और ऊपर जो बैठे लोग हैं जिन्होंने ब्रांडिंग कर रखी अपनी पार्टियों की, उनको आपके वोट का मूल्य मालूम चल गया। उनको पता कि ये वोट कैसे लिया जाता है और शान से रहते हैं। उनको पता है 5 साल में एक बार जाना है, अभी ज्यादा इनसे बात करने की जरूरत है नहीं, इनके पास कोई ज्यादा ऑप्शंस है नहीं। ये तो रही आपके वोट के अधिकार की स्थिति। लोकतंत्र का प्रशिक्षण इतना ही है, वोट देना। इसको वो कहते हैं लोकतंत्र का महापर्व। जब चुनाव आते हैं तो देखो महिमा मंडन करते हैं, हम भी कहते हैं वाह भाई वाह, लोकतंत्र का महापर्व, इसमें भाग लीजिए। आपने भाग ले लिया, चुन लिया, अब मस्त हो जाइए, बस घर जाइए, अपने पर्व में भाग ले लिया, अब घर जाइए। अब आप कहते हैं मेरा काम नहीं हो रहा, वो करें, हम क्या करें? काम करने की बात थोड़ी थी, चुनने की बात थी। काम करने की तो इसमें बीच में आई नहीं बात। यही थी कि भाई चुनना है, 2 है 3 है, जो भी जिसमें से चुनना है, जो ज्यादा आपको बहला सके उसको चुन लेना। और क्या, कोई कहते आपका कर्जा माफ कर देंगे तो मान लेना, कर्जा कर देगा माफ। हर बार वो धोखा देते हैं और खा लेना। कोई कहता आपको नौकरियां दे देंगे, आप युवा कहते हैं वाह भाई नौकरियां दे रहा है, बेरोजगारी भत्ता दे रहा, मान लो। फिर वो धोखा करे तो आप क्या कर लोगे उसका? यहां तो कोई प्रावधान है नहीं कि 5 साल पहले वापस ले आओ।
वो तो प्रावधान है नहीं, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ऐसे हालातों में मैं सूचना का अधिकार का वर्णन इस बैकग्राउंड में कर रहा हूं कि ऐसे देश के हालात हैं, उनके अंदर कुछ लोग कहते हैं कि इन लोगों को सूचना का अधिकार देना चाहिए। यानी सूचना का अधिकार का मतलब फोटोकॉपियां लेना नहीं है जो आप समझ रहे हो। सूचना का अधिकार जो है वो फोटोकॉपी लेने का अधिकार नहीं है जैसा लोग समझते हैं। पढ़ा ही नहीं लोगों ने, तो लोगों ने सूचना का अधिकार के 4 पन्ने भी नहीं पढ़े आज तक, क्योंकि भूख नहीं है। दुनिया भर की चीजें व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं, दुनिया भर का कचरा पढ़ते हैं, लेकिन अपने काम की सबसे बड़ी जो चीज है उसको नहीं पढ़ते। मुझे भी वो तब फोन करते हैं जब कहीं फंस जाते हैं, अरे हमारा मामला फंस गया, अब बताओ ना आरटीआई कैसे लगाते हैं। मैं नहीं बताता ऐसे लोगों को, मैं उनको बताता ही नहीं, तुम्हारे काम की नहीं है, तुम केवल स्वार्थ के कारण इसका उपयोग कर रहे हो। अदरवाइज तुम्हारा इस अधिकार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम इस सरकार को पारदर्शी बनाने के प्रति समर्पित ही नहीं हो, तुम चाहते ही नहीं सरकार पारदर्शी हो। अगर ऐसा होता तो सरकार में बैठे लोगों की क्या हिम्मत है कि आपको यह अधिकार परोस नहीं दे लाके आपके घर पे, लेकिन उनको पता है इनकी इच्छा तो है नहीं। ये 2-4 लोग टिटपिट करते होंगे, चुप हो जाएंगे। ऐसे में कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इस देश को सूचना का अधिकार चाहिए, हम जानना चाहते हैं, ऑफिस में जाके देखना चाहते हैं। सूचना का अधिकार का मतलब है ऑफिस में जाके देखना चाहते हैं वहां कौन कौन सी फाइलें पड़ी है, उनके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, ये हम जानना चाहते हैं। ये होता है सूचना का अधिकार। फोटोकॉपी तो बाद में ले लिया आपने, ऑफिस देख लिया, फिर लगा कि नहीं इसमें से ये 2 कागज मुझे चाहिए तो आप लेकर आ गए, नहीं तो कागज लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। सूचना का अधिकार का परिभाषा क्या लिखी हुई है अधिनियम में? लिखा हुआ, सबसे पहले लिखा हुआ राइट टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट वर्क, यानी सरकारी कार्यालय में रखे हुए किसी कागज को आप देख सकते हैं, किसी काम को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कोई आदमी अपने ऑफिस में बैठा कैसे काम कर रहा है, अपनी कुर्सी लगा के बैठेंगे वहां पे, कि हम जो सैलरी दे रहे हैं उसके हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कितना ग्रेट भाव है उसके पीछे छुपा हुआ। ये पहली लाइन है, इंस्पेक्शन ऑफ वर्क एंड डॉक्यूमेंट्स। काम को देखना, देख के आऊंगा, उसकी फीस लगती है देखने की, तो जैसे ही लगती है, मंदिर जाते तो फीस लगती है ना, डालती है ना कुछ कुछ, तो क्या बुरा है? फीस दे के देखना है। फीस दी, 20 रुपए 1 घंटे के लगते हैं, 100 रुपए में आप बिल्कुल राजा महाराजा की तरह जाकर कुर्सी लगा के बैठेंगे और काम को देखेंगे। ये होता है सूचना का अधिकार। अधिकतर लोगों को नहीं पता, वो सोचते हैं फोटोकॉपी लेना सूचना का अधिकार है, वो तो बाद की बात है। तो कुछ लोगों ने कहा सूचना का अधिकार देना है, उन्होंने मेहनत की। आप ईमानदारी से जो देख रहे हो, आप याद करना कि सूचना का अधिकार को पाने के लिए अभी 2005 की घटना है, आपने इसमें कोई सहयोग किया? आपका कोई इंटरेस्ट था इसके अंदर? आपके शहर में आपने कहीं आंदोलन करते देखा? आपने कोई 2-4 लाख की भीड़ देखी जो ये कह रही थी हमको सूचना का अधिकार चाहिए, हम ऑफिस में घुसना चाहते हैं, हम अपने खुद के ऑफिस में घुसना चाहते हैं? ऐसा किसी ने बोला? 2 लाख लोगों ने कभी बोला इकट्ठे होके? नहीं बोला। कितने लोग थे? मात्र 100 लोग। जैसे हम लोग अभी घूम रहे हैं अभिनव राजस्थान में, मात्र 100 लोग ही हम, और काम हम कर देंगे। कम लोग काम कर दिया करते हैं, भीड़ काम बिगाड़ दिया करती है। भीड़ है वो काम बिगाड़ दिया करती। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं 2 लाख लोग नहीं होने चाहिए, 2 लाख जागरूक लोग होने चाहिए जो खुद के साधन से आए हों, पैसा लगा के आए हों, दिमाग को खुला रख के आए हों, तो 2 लाख का कोई मतलब है। वरना उस भीड़ का कोई सेंस नहीं। इस भीड़ ने भारत में कोई परिवर्तन नहीं किया है, विश्व में भी कोई परिवर्तन नहीं किया है। सभी साथियों से एक बार पुनः अनुरोध कर रहा हूं मैं बीच में कि आप अपने शेयर वाला बटन दबा दें। अभी और काम की जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। बीच बीच में मेरी फीस टुकड़ों टुकड़ों में दे दें। जैसे वो कई कार्यक्रम में चलता है ना, माहौल बनता है जोरदार, तो आप थोड़ा थोड़ा फीस देते रहते हैं, ऐसे मेरी फीस भी बीच बीच में देते रहिए। काम आएंगी चीजें, जोश तो आएगा। कम से कम आज के दिन में आपको महसूस करवाऊंगा, इस प्रोग्राम तक आपको लगेगा कि आप भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आपसे नीचे हैं ग्रेड में। ऑफिशियली बताऊंगा आपको, ग्रेड में नीचे हैं। वो चैलेंज करते हैं मुझे, कैसे कहा? मैं कहूंगा ये देखो 1950 में आपने लिखा था, आपने सबसे पहले भारत के नागरिक को इंपॉर्टेंट बताया था। राष्ट्रपति की बातें तो बहुत बाद में हुई थी। वो कहते भी है ना, प्रधानमंत्री नहीं कहते मैं प्रधान सेवक हूं। सेवक वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हम सैलरी लेते हैं, सेवा करने की सैलरी लेते हैं।
हम नहीं मानते, हम कह रहे नहीं वो राजा है। अगला आदमी कह रहा मैं सेवक हूं, हम कहते नहीं नहीं ये तो राजा है, क्योंकि हमारे खून में अभी जो गुलामी घुली हुई है वो निकल नहीं रही है। एक आदमी कई साल मुनीम रह लेता है तो उसके अंदर मुनीमगिरी घुसी रहती है। सेठ बन जाता है उसके बाद भी वो भागता ही रहता है ऐसे, उसकी जो आदत नहीं जाती है। हमारी आदतें दुख दे रही है। शेयर कर दीजिए एक बार। जो भी नए साथी जुड़े हैं उनको मैं परिचय भी दे दूं। डॉक्टर अशोक चौधरी मेरा नाम है और डॉक्टर लगाया मतलब डॉक्टर हूं, MBBS हूं और कई सारे काम करता हूं। उनमें से ये जन जागरण का काम भी एक प्रमुख काम है। और मैं चाहता हूं कि भारत का नागरिक अपने आप को इतना महत्वपूर्ण समझे कि उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलके कि मैं इस भारत में रहने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं और मेरे अधिकार हैं और संविधान के अंदर लिखित में, जबानी नहीं है। ऐसा उसको एहसास होना चाहिए। एहसास होगा तो अधिकार पाने के लिए कुछ करेगा। जब एहसास ही नहीं होगा तो वो नहीं करेगा, बोले मैं तो गुलाम हूं, ये तो साहब है, मालिक है। जब तक उसके दिमाग में रहेगा वो मालिक है, वो अपने अधिकार का संघर्ष नहीं करेगा। तो कुछ लोगों ने कोशिश की कि यहां के लोगों को सूचना का अधिकार मिल जाए। क्यों मिल जाए, क्या हो जाएगा उससे? उन्होंने इसलिए कोशिश की कि भारत का शासन पारदर्शी हो जाए, साफ साफ दिखने लग जाए। जो सरकार में काम होता हो वो जनता की आंखों के सामने होगा। उससे क्या हो जाएगा? उससे चोरियां रुक जाएंगी। सो नहीं पाएंगे अधिकारी, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं। जैसे आप अपने यहां पे मजदूर ले जाते हो खेत पे या किसी और काम पे, मकान पे, और आप अगर सजग रहते हो तो मजदूर 8 घंटे काम करते हैं। अगर आप वहां खड़े रहते हो तो, आप अगर उनको देख पाते हो तो, अगर आप उनको देख नहीं पाते हो तो वो आराम कर लेंगे, बोले कि पता नहीं कहां गया मालिक, तो सो जाओ, रेस्ट कर लो या माल इधर उधर कर दो। इसके लिए उन्होंने ये अधिकार दिया कि पारदर्शिता आ जाएगी तो देश का विकास हो जाएगा और देश के लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा। इसको ऐसे समझना, आप सूचना का अधिकार को आप ऐसे समझना, मजाक की बात नहीं है ये वोट के अधिकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वोट के अधिकार देके तो आप किसी को चुन लेते हैं, लेकिन सूचना के अधिकार से असली राज आता है, सीधा राज, जनता का राज, एकदम सीधा आंखों के सामने, किसी के भरोसे नहीं। क्योंकि जिसके भरोसे हम लोग अभी राज देके बैठे हैं, उन्होंने हमारे साथ क्या क्या कर रखा है ये आप सबको पता है। तो उन्होंने कहा कि जनता का सीधा राज होना चाहिए। किसके लिए? पारदर्शिता के कारण, साफ साफ दिखाई दे उसके लिए। उससे क्या हो जाएगा? उससे ये होगा कि इस देश का विकास होगा। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 1799 में, सोचो बहुत पहले की बात, 18वीं सदी शुरू होती है। 1799 में स्वीडन देश है, स्वीडन देश ने सबसे पहले इस अधिकार को लागू किया था कि स्वीडन के शासन में जो कुछ भी होगा जनता को दिखाई देगा साफ साफ। बहुत भारी निर्णय था उस समय का। आज भी वहां राजा है, स्वीडन में राजा है, प्रधानमंत्री भी है, लेकिन उनके हाथ में नहीं है इधर उधर करना, क्योंकि सारी चीजें साफ दिखती है। उन्होंने कहा स्वीडन में जो कुछ भी होगा वो बिल्कुल साफ साफ जनता को दिखेगा। जनता का अधिकार है कि वो जाने कि वो जो मेहनत कर रही है, जो टैक्स दे रही है, उससे होता क्या है, उससे क्या क्या काम लिया जा रहा है। उसका परिणाम स्पष्ट देख लीजिए आप। परिणाम स्पष्ट देख लीजिए कि आज की तारीख में दुनिया में जितने भी देश हैं, अमेरिका, चीन वीन कुछ नहीं है। ये गलतफहमी है आपको। ये भारत को वैसा बनाना चाह रहे हैं तो ऐसा घटिया भारत होगा ये। अगर ये चीन और अमेरिका के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं कि खूब पैसा हो भारत में, तो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। खूब पैसा होना पर्याप्त नहीं है। खूब पैसे का सब लोगों में बंटना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के पास खूब पैसा है और बाकी लोग भूखे मर रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था नहीं चाहिए हमको। स्वीडन में इस तरह की व्यवस्था है। स्वीडन में पैसे वाले भी हैं, लेकिन जो कमजोर है, जिसके पास कम पैसे हैं, उसके पास भी आलीशान सुविधाएं हैं। यानी स्वीडन के प्रति व्यक्ति आय, स्वीडन की पर कैपिटा इनकम आज दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसलिए वहां पे शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, जो आप सुविधाएं सोच सकते हैं सारी जिंदगी में, वो बेस्ट है। अभी स्वीडन जैसे ऐसे 10 देश हैं। उनकी खास बात यही है कि उन देशों में जो कुछ भी होता है वो जनता के सामने होता है। इस कारण से वहां पर अक्षमता आती नहीं है। प्रशासन पाक साफ रहता है, खूब काम करता है।
इसलिए कुछ लोगों ने सोचा, और उनमें अरुणा राय जी प्रमुख थी। अरुणा राय जी जिंदा हैं। हमारे लिए गर्व होने की बात है कि राजस्थान में रही है, राजस्थान में काम हुआ है, और राजस्थान ने भारत को यह सूचना का अधिकार दिया। हमारे लिए गर्व की बात है कि सूचना का अधिकार जो भारत में लागू हुआ है वो राजस्थान से पैदा हुआ है। ब्यावर के पास एक गांव से इसकी बातें शुरू हुई, ब्यावर में कुछ काम हुआ, और ये 101 लोग थे। इन्होंने कहा ये बहुत जरूरी है, अगर ये अधिकार नहीं है तो जनता का राज कहां है। और देखो कम लोगों की सही बात भी कितनी फैली, ऐसे मुकाम पर पहुंच गई कि भारत की संसद को इस पे हस्ताक्षर करने पड़े। आप सोच सकते हो, सांसदों ने हस्ताक्षर किए होंगे तो उनकी मानसिकता को सोच सकते हो कितना खतरनाक खेल हुआ होगा। जैसे राजा महाराजाओं ने जब एक्सेस पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस पे साइन किया था, एक्सेशन पे, यानी मैं आप आज अपना राज सौंप रहा हूं, कैसे साइन किए होंगे। कल मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना, जोधपुर के महाराजा चाहते नहीं थे कि साइन करें, भारत में शामिल हो जाए, नुकसान हो जाएगा, लेकिन जयनारायण व्यास जैसे लोगों ने कहा नहीं, साइन करने पड़ेंगे। जयनारायण व्यास के साथ कोई यहां के मारवाड़ के हजारों लोग थोड़ी थे, जयनारायण व्यास और 10-15 लोग थे, दिमाग से काम कर रहे थे, साइन करवा लिए महाराजा से उन्होंने। ऐसे ही इन लोगों ने भारत की संसद में साइन करवा लिए इस अधिकार पे, जनता को अधिकार मिलेगा मात्र 10 रुपए खर्च करके। देखो आप कितना चमत्कारिक अधिकार है। वोट का अधिकार तो कुछ भी नहीं इसके सामने। मैं तो कह रहा हूं मुझे वोट का अधिकार मत दो, सूचना का अधिकार दे दो, मुझे मतलब नहीं। एक ही आदमी भले 20 साल तक एमपी रह जाए, 20 साल तक एमएलए रह जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे मालूम होना चाहिए वो काम कर रहा कि नहीं कर रहा। मालूम होगा तो टांग देंगे उसको। तो ये अधिकार इतना इंपॉर्टेंट था। 10 रुपए लगाकर आप भारत के राष्ट्रपति को पूछ सकते हैं कि भाई साहब इन दिनों कहां घूमकर आए थे, कितना खर्चा हुआ है। प्रधानमंत्री को पूछ सकते हैं 10 रुपए लगा के, मैं जानना चाहता हूं ये बात, 4 लाइन लिखनी है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पूछ सकते हैं तो नीचे वाली बात तो खत्म, किसी को भी पूछ सकते हैं आप। मुझे तो ज्यादातर लोग अपने सरपंच के बारे में पूछना चाह रहे हैं। मैं उनको कह रहा हूं तुम सरपंच में क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो इतना। मैं इनको कह रहा हूं तुम सरपंच में इंटरेस्ट मत लो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिना मतलब लड़ोगे आपस में। तुम इंटरेस्ट लो राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, केंद्रीय मंत्रियों में, राजस्थान के मुख्यमंत्री में, राजस्थान के राज्यपाल में, राजस्थान के मंत्रियों में, इनमें इंटरेस्ट लो यार। क्या सरपंच से जिकाल करते हो, बिना मतलब लोकल दुश्मनी करोगे। लेकिन उनको तो सरपंच दिखता है। मैं कह रहा हूं सरपंच से मत करो माता बच्ची, उससे करो, मुख्यमंत्री से, वो ज्यादा जरूरी है। उससे करोगे तो सारा काम हो जाएगा। तो ये अधिकार उन लोगों की मेहनत से आ गया 2005 में। ये तो हमारी पहले सत्र की बात कि सूचना का अधिकार 2005 में अरुणा जी, और अभी एक मित्र ने लिखा भी है निखिल डे उनके सहयोगी रहे, और भी बहुत लोग रहे, उनका योगदान रहा है। मैंने अरुणा जी का नाम इसलिए लिया कि एक नाम इंपॉर्टेंट है उसमें, और मैं अरुणा जी का बहुत ज्यादा आदर करता हूं। और आधुनिक भारत में जो 4-5 लोग हैं जिनको मैं मुख्य रूप से मानता हूं, उनमें अरुणा जी एक हैं। जैसे कल मैंने आपको आधुनिक राजस्थान के 5 लोगों के बारे में बताया था, तो आधुनिक भारत के भी ऐसे 4-5 लोग हैं जिनकी बहुत इज्जत करता हूं। अरुणा जी की इज्जत करता हूं क्योंकि उन्होंने भारत में असली लोकतंत्र स्थापित किया। एपीजे अब्दुल कलाम की मैं इज्जत इसलिए करता हूं कि उन्होंने भारत को सुरक्षित बना दिया। आज हम अगर चीन की आंख में आंख मिला के देख पा रहे हैं तो केवल एपीजे अब्दुल कलाम। मैं एक नाम ले रहा हूं साथियों, इसका मतलब कलाम साहब और उनकी टीम, ऐसे मान के चलिएगा, लेकिन नाम एक लेना पड़ता है, सबके नाम आप ले नहीं सकते। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसी मिसाइलें बना दी है कि आज हमारे आसपास में 3000 किलोमीटर तक हम सुरक्षित हैं। कोई भी देश चू नहीं कर सकता। एक खटका दबे मिसाइल का और सामने वाले की राजधानी साफ। ये ताकत देने वाले थे एपीजे अब्दुल कलाम। उनका एहसान कैसे भूल सकते हैं यार, हालांकि हम तो भूलते ही हैं। मैंने कल भी ये बात आपको कही थी, कल भी आपको बात कही थी कि एहसान भूलने के मामले में हम भारतीय सबसे टॉप पर हैं। कोई आदमी अगर अपनी चमड़ी की जूती हमको पहना दे कि मेरी चमड़ी से जूती बना दूं, उसके बाद भी हम कहेंगे कि बढ़िया जूती, लेकिन चुभ रही यार थोड़ी सी। इस तरह के एहसान फरामोश लोग हम हैं। मैं चुभती बातें आपको जानबूझ के इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके मन में कोई चेंज हो, विद्रोह हो, इसलिए मैं चुभती बातें भी कहता हूं कई बार। तो एपीजे अब्दुल कलाम, अरुणा जी राय, फिर हमारे स्वामीनाथन जी, जिन्होंने फ्री कर दिया
एग्रीकल्चर में उन्होंने इतना काम कर दिया कि भारत को भूख से मुक्त कर दिया। वो भी जिंदा अभी। और कुरियन साहब ने हमको दूध में आत्मनिर्भर बना दिया भारत को। पहले दूध बाहर से आता था, दूध कम पड़ता था लोगों, अमेरिका से पैकेट आते थे दूध के, खाने के भी पैकेट आते थे और दूध के भी आते थे। और अमेरिका हमको धमकियां देता था बीच बीच में, ये अमेरिका अभी हमारा सगा बन रहा है, सगा कभी था ही नहीं। धमकियां देता था, बंद कर देंगे माल, खाना नहीं भेजेंगे, दूध बंद कर देंगे, पाकिस्तान से हम कहें वैसे समझौता कर लो। तो हमारे शास्त्री जी जो है, लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने कहा इसका बंद करो यार, बार बार की भीख इससे लेना। तो इन्होंने स्वामीनाथन जी को कहा, इधर कुरियन जी ने काम किया। जो अमूल डेयरी हम नाम सुनते हैं, अमूल, वो कुरियन जी का बनाया हुआ। एक हमारे विक्रम साराभाई थे, जिन्होंने रॉकेट, सैटेलाइट वगैरह इसके बारे में भारत में पहली बार सोचा। बहुत पैसे वाले घर के थे, वो सारा छोड़ के काम, साइंटिस्ट का काम किया। और आज जितने भी सैटेलाइट वगैरह हम देख रहे हैं, विक्रम साराभाई की देन है। ये कुछ लोग थे जिन्होंने भारत को बनाया है। आधुनिक भारत में ये लोग हैं जिनके बारे में हमको जानना चाहिए। और आपको भी थोड़ा सा मेरा ध्यान रखना चाहिए, बीच बीच में शेयर का बटन दबाते रहना चाहिए। आज मैं बिल्कुल जयपुर से बोल रहा हूं, आपके सचिवालय के बिल्कुल पास से, विधानसभा के पास से। तो इसलिए मेरा मूड हुआ कि आपको कम से कम महत्वपूर्ण बताऊं कि राजस्थान में आप जितना महत्वपूर्ण कोई नहीं है। सूचना का अधिकार मिल गया लोगों को, लेकिन बिना मांगे मिल गया। अब बिना मांगे जब भी कोई चीज मिलती है उसका कोई मूल्य होता नहीं। लोगों ने कोई जश्न मनाया ही नहीं इस बात का, हमको अधिकार मिल गया। इतना भारी अधिकार मिल गया। 10 रुपए के अंदर आप किसी आदमी को पूछो, कलेक्टर को पूछो, किसी आदमी को पूछो, मुझे हिसाब चाहिए, उसको देना पड़ता है। एक बार हिल जाता हो आदमी, यार हिसाब पूछ लिया यार। तो हिसाब देने की उनकी आदत इतने वर्षों तक थी नहीं। उसका कोई जश्न नहीं है। हम कई बार लिखते हैं यार 15 अगस्त मनाते हो, अच्छी बात है, अंग्रेजों से आजादी मिल गई, लेकिन वो आजादी है क्या यार? कोई 26 जनवरी मनाते हो, संविधान लागू हो गया, लेकिन लागू होने से हुआ क्या? ऑफिस में तुम अभी भी नहीं घुस पा रहे हो। अभी तुम्हारे कहने से पटवारी म्यूटेशन नहीं भरता है टाइम पे। जो तुम्हारा हक है कि मेरी जमीन है, उसमें वो साइन नहीं करता है। क्या मना रहे हो गणतंत्र दिवस? क्या लोकतंत्र है यहां पे? थाने में जाते हो, सही बात, तुम्हारे साथ मारपीट हुई है, फिर भी 5,000 के बिना मामला आगे नहीं बढ़ता। कहां कहां शोषण नहीं होता, लेकिन मनाते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी। लेकिन 12 अक्टूबर नहीं मनाते। हम कह रहे हैं 12 अक्टूबर को मनाओ। 12 अक्टूबर असली लोकतंत्र का दिवस है। तुमको जो सबसे बड़ा अधिकार मिला एक नागरिक के रूप में, वो 12 अक्टूबर 2005 को मिला है, जिसका नाम है सूचना का अधिकार। प्रयोग नहीं करना जानते हो, अधिकार की क्या गलती है? वो तो वोट का अधिकार भी धूड़ में चला गया। किस किस तरह से लोगों ने अपने वोट का उपयोग किया है, उंगली काली की है, अपनी पूरी शक्ति एक ऐसे आदमी में डाल दी जो गैर जिम्मेदार है, जिसको चिंता ही नहीं आपके बच्चों की। तो ये अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। यहां तक अपन आगे, ये बहुत ज्यादा अधिकार के बारे में जानने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। जब भी कभी भी आपको किसी व्यक्ति से सूचना चाहिए तो आप लिखा करो, मैं मेरे कार्यालय की भाषा लिखा करो ऐसे, मैं मेरे कार्यालय में से ये सूचना चाहता हूं। वो मैं बहुत छोटी चीज है, उसके बारे में समझाते हुए मुझे अजीब सा लग रहा है कि वो 1 पेज का मामला पूरा का पूरा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो ढूंढ के पढ़ लोगे। और नहीं तो हम लोग तो हैं इसके जानकार। हम लोग तो राजस्थान में इस अधिकार को काम में ले रहे हैं जनहित में। व्यक्तिगत हमने आज तक कोई मुद्दा लगाया नहीं है। जनहित में फलानी योजना का क्या हाल है, उस पानी वाली योजना का क्या हाल है, उस कृषि वाली योजना का क्या हाल है, युवाओं की भर्ती का क्या हाल है। हमारी सूचना इस तरह की होती है। हमने सूचना का अधिकार को जिस भाव से बना था उस भाव से उपयोग किया। हमारे सारे साथी इस पर काम करते हैं। लेकिन सूचना के अधिकार में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सूचना का अधिकार, अब आप देखना खेल कि उन्होंने साइन भी कर दिए तो भी क्या हुआ, जैसे संविधान बन भी गया तो क्या हुआ। जब तक जनता नहीं जागेगी, जब तक जनता नहीं समझेगी, तब तक नेता और अधिकारी अपने अधिकार नहीं देंगे। क्यों देना चाहेंगे यार? वो किसके लिए नेता बने? पैर पकड़ पकड़ के बने नेता, इतनी आंखें फोड़ फोड़ के अफसर बने, और आपको अधिकार क्यों देंगे? सेवा करने के भाव से तो कोई आता नहीं है। वहां सभी आते हैं कि भाई मैं मौज करूं और मेरी चले, मेरा रोब पड़े। इस चक्कर में तो आप उनको बधाइयां देते हो।
आप लोग भी बधाइयां देते हो, इसलिए देते हो अब हमारे जान पहचान का व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी बन गया, उसका फोन चलेगा, इस चक्कर में बधाइयां देते हो। आपका फोन नहीं चलेगा इसकी आपको टेंशन नहीं है। आपको इस बात की टेंशन नहीं है कि मेरा फोन क्यों नहीं चल रहा है। यार मेरे वोट देने से उसका फोन चल रहा है तो फिर मेरा फोन क्यों नहीं चलता है, इसमें भी तो कुछ नंबर हैं। प्रॉब्लम यही है कि आप लोकतंत्र नहीं समझ पा रहे हो। हमारा जो अभियान है उस अभियान का उद्देश्य ये असली लोकतंत्र, असली विकास, दो ही नारे हमारे। तो लोग कहते हैं यार आप वाली बातें तो ठीक है, लेकिन हमारे अभी थोड़ा चस्का उसमें लगाओ यार। हम कह रहे हैं लगाओ चस्का उसमें, कितने दिन और लगाते हो। तो ये अधिकार मिल गया, लेकिन इस अधिकार की आत्मा है, इसके अंदर एक धारा 4 है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊं आपको, धारा 4 है। उस धारा 4 में यह लिखा है, संसद ने लिखा था 2005 में कि ये अधिनियम, अब ध्यान से सुन लेना, आप जो भी 800-900 लोग हो ध्यान से सुन लेना कि कितनी बड़ी मिस्टेक आपकी आंखों के सामने हो रही है। समझ जाना मिस्टेक को। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 यह कहती है कि भारत की सरकार और सभी राज्यों की सरकारें, सभी स्थानीय सरकारें इस कानून के पास होने के 4 महीने के भीतर, यानी 120 दिन के भीतर अपनी सारी जानकारियां जनता के लिए हाजिर कर देंगी। सूचना का अधिकार की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, संसद ने यह कहा है, यह कानून पारित होते ही सभी सरकारें उनके पास जो भी जानकारियां हैं, सारी की सारी जानकारियां जनता के लिए अपने कंप्यूटर में रख देंगी। उन्होंने लिख दिया, कानून पास हो गया, उन्होंने जानकारी नहीं रखी। क्यों नहीं रखी बताओ? उन्होंने अपनी सरकार की सारी जानकारियां, कौन सी सड़क कैसे बन रही है, किसका ट्रांसफर हम क्यों कर रहे हैं, हर बात वहां क्यों नहीं रखी? वो इसलिए नहीं रखी कि देश की अधिकांश जनता को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जनता कह रही हमारे को जानने वाले में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारे तो आप मालिक हो, आप बस मेहरबानी कर दिया करो, कभी फोन हमारा करवा दिया करो या हमसे बात कर लो, हमारे यहां शादी ब्याह में आ जाया करो, बस हम तो इसमें खुश हैं। इस तरह की जनता को इतना भारी अधिकार दे दिया। जिसको चांदी का मोल नहीं है उसको हीरा पकड़ा दिया। जिसको चांदी का भी मोल नहीं है उसको आपने हीरा पकड़ा दिया, क्या करेगा वो? तो ये लागू नहीं हुआ। राजस्थान में बात चली थी और राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय ने 2017 में एक आदेश दिया था कि यार कमाल हो गया, इतने सालों से ये काम नहीं कर रहे हो तुम। उन्होंने राजस्थान के मुख्य सचिव को आदेश किया कि ये जो मैं आदेश पारित कर रहा हूं, आज से उच्च न्यायालय का आदेश है, पारित कर रहे हैं, उसके 4 महीने के भीतर राजस्थान की सभी सूचनाएं कंप्यूटर में रख दी जाए, कोई भी आदमी देख सके। आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमें आरटीआई क्यों लगानी पड़ती है? अगर उस कंप्यूटर में है और हम सीधा देख सकते हैं तो आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा इंतजाम कर दो कि आरटीआई लगाने की जरूरत ना पड़े। 2017 की बात है, अभी ये लाइव 2020 में हो रहा है, अभी तक उन्होंने नहीं डाली है। हम लोग बार बार, यानी केवल और केवल अभिनव राजस्थान, हम लोग बार बार उनको पूछ रहे हैं। अभी भी हमने कहा वो एफिडेविट कहाँ है, वो एफिडेविट कहाँ है जो कोर्ट ने मांगा था। उन्होंने हमको एक दूसरा झूठा एफिडेविट भेज दिया है, असली वाला नहीं भेजा। हम लगे हुए हैं कि कैसे करके ये सूचना का अधिकार की धारा 4 लागू हो जाए, राजस्थान का शासन पारदर्शी हो जाए। और आप सोचो, जिस दिन राजस्थान का शासन पारदर्शी हो गया, सब कुछ साफ साफ, उस दिन राजस्थान क्या हो जाएगा? अपने आप ही स्वीडन बन जाएगा। कितनी महत्वपूर्ण चीज है बताओ। ऐसी चीज पे राजस्थान के हर पढ़े लिखे व्यक्ति को समर्थन करना चाहिए कि हम चाहते हैं कि राजस्थान में आरटीआई की सेक्शन 4 लागू हो जाए, झंझट ही खत्म। काहे का भ्रष्टाचार, काहे की चोरी, किससे पूछना है? सब कुछ तो साफ साफ है। अब जिसको तनख्वाह मिल रही काम करो, और काम करना पड़ेगा क्योंकि दिख रहा है। हर एईएन की, हर जेईएन की, हर एसडीएम की, हर थानेदार की डेली रिपोर्ट जनता के सामने रहेगी। यह तब होगा जब राजस्थान की जनता चाहेगी, लेकिन यह तब भी होगा जब वो नहीं चाहेगी, क्योंकि हमारे जैसे खुरापाती लोग हैं वो करवा देंगे इसको।
जनता तो कहेगी ये नुकसान कर रहे हैं हमारा। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता ना बच्चे के, बच्चा रोता है ना, मरवाओगे क्या, बच्चा भागता है, इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। उसको गोली दो मीठी मीठी सी घटिया सी चूसने की, मजा आता है उसको, अरे मजा आ रहा चूस चूस के, उससे खुद खुश होता है, ये अंकल ठीक है। जो घटिया गोली खिला रहे हैं, चाशनी लगी हुई, वो अंकल ठीक है। इंजेक्शन लगा रहे हैं वो गड़बड़ है। हम तो लगाएंगे इंजेक्शन, हमने तो सोच रखा, हमारे को वोटों वोटों कोई टेंशन ही नहीं है। हमने तो जो सोचा उतना काम करना है। आरटीआई की सेक्शन 4 लागू करवाना हमारे उन 15 मुद्दों में शामिल है जो हमने अभी तय कर रखे हैं अभिनव राजस्थान के लिए। नवंबर तक हमको काम करना है सारा 15 मुद्दों पे। किसानों के मुद्दे हैं, फिक्स हैं। युवाओं के मुद्दे जिन पे हम बातें कर रहे हैं, भर्तियां टाइम पर होनी चाहिए तो भर्तियां टाइम पे होनी चाहिए। किसानों को उचित मूल्य मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। मंडी की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। हम लगे हुए काम पर, हम तो अपना काम करेंगे। भीड़ जहां जाए वहां जाए, जंतर मंतर करती रहे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करती रहे, हमें भीड़ में वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। कई लोगों को जिनको खुद पे विश्वास नहीं, वो कहते हैं भीड़ बिना नहीं होगा, सड़क पर रोड़े करे बिना नहीं होगा, टेंट लगाए बिना नहीं होगा। जैसे सूचना का अधिकार रोड़े करने से ही मिला था, नहीं मिलता उससे अधिकार, उससे किसी और को अधिकार मिलता है, आपको कुछ नहीं मिलता। अब जो भी लोग मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं प्रेम से, अगर मन खुश हो रहा हो, थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा होगा आप बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो राजस्थान के, तो शेयर वाला बटन दबाओ। देखिए एक बार दबाओ, मैं देखूं, शेयर बटन दबाते ही मुझे लग जाएगा दबा दिया आपने। मूड हो जाए ना सामने, टिक कर दो उसको, तो काफी स्पीड बढ़ जाएगी, मुझे दिख जाएगी यहां से। मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूं आपको, मैं अच्छाई की मार्केटिंग कर रहा हूं। अच्छाई की मार्केटिंग बहुत मुश्किल होती है। सही बात, अच्छी बात को फैलाने में बहुत जोर आता है, इसलिए कहता हूं। अब इसके आखिरी पड़ाव पे आते हैं। देखो सूचना का अधिकार पर हम खूब बातें करेंगे। हम लोगों ने तो सूचना का अधिकार में पिछले 10 सालों में इतना काम किया जितना किसी ने काम किया ही नहीं, और लगातार कर रहे हैं हम। तो रोज हमारी तो 5-6 एप्लीकेशन राजस्थान गवर्नमेंट को जाती है, उनसे हम पूछते हैं, धक्का दिलवाते हैं हर बात पे कि बताओ गायों के नाम से कितना रुपया इकट्ठा किया, गायों के नाम से कितना रुपया इकट्ठा हुआ है, जो आपने दारू पे टैक्स लगाया था, रजिस्ट्री पे टैक्स लगाया था, वो कितना रुपया है और कितना काम में आ रहा है। तो हम लोग ये बार बार क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको लगता है कोई तो जिंदा है यहाँ पे, इसलिए वो फटाफट क्या करते हैं, गायों के नाम का पैसा जारी करते हैं कि यार पूछ रहा है। जब पूछोगे तो कोई बताएगा, और अगले के दिमाग में रहेगा कोई तो पूछ रहा है। जैसे आपकी गांव की गौशाला है और उसका अगर आप हिसाब हर साल पूछते रहें टाइम से टाइम, तो जिनके पास भी प्रबंध है उनकी नीयत खराब नहीं होगी। अगर आप 10 साल तक गौशाला का हिसाब नहीं पूछोगे, नीयत खराब हो जाती है। किसी की हो जाती है, आदमी की होती है, देवताओं की हो जाती है। कहते ना सत्ता, पैसा, माया, ये सारी चीजें हैं, ये तो भ्रष्ट करती है। कहावत है इसके बारे में, पॉलिटिकल साइंस, मैंने कहा ना पॉलिटिकल साइंस इतने लोग पढ़ते हैं, ढंग से नहीं पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस में कहावत है, पॉलिटिकल साइंस में कई कहावतें बड़ी मशहूर हैं जो जाननी चाहिए। उनमें एक कहावत मशहूर है कि सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है, पावर करप्ट्स ए मैन, और परम सत्ता परम भ्रष्ट बनाती है। जिसके ऊपर कोई लगाम नहीं है उसका भ्रष्ट बनना तय है। आप सोचो ये तो देवता है, देवता नहीं, आपने मरवा दिया देश को पूरा। जिसको भी आपने देवता घोषित किया, देश का कबाड़ा शुरू हो गया। तो इसलिए कहते हैं पावर मेक्स ए मैन करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। परम सत्ता परम भ्रष्ट बना देती है। पॉलिटिकल साइंस राजनेताओं के बारे में कहती है कि राजनेता दिन में गरीब की बात करता है और रात को अमीर के साथ सोता है। ये कहावतें हैं पॉलिटिकल साइंस की। राजनेता दिन में गरीब की बात करता है, गरीब गरीब गरीबों के लिए जीता हूं, रात को वो पूंजीपति के साथ सोता है। राजनेता की फितरत होती है, उसको राज में रहना है। लोक नेता नहीं करते ऐसा, लोक नेता कम है ना, कम देशों में है। ज्यादातर देशों में राजनेता है, राज के भूखे नेता है, राज में बने रहना चाहते हैं किसी भी कीमत पे, कुछ भी हो जाए, बाड़े में डालना पड़े लोगों को, बाड़े में रखना पड़े 15 दिन तक, लेकिन राज चाहिए, राज नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही राजनीतिक जो शास्त्र है ना, इसकी एक कहावत और है कि असली सत्ता पूंजीपति के हाथ में होती है। असली सत्ता पूंजीपति के हाथ में होती है।
वो क्या करता है, एक राजनेता नाम की कठपुतली तैयार करता है, वो जैसे चाहता वैसे नाचो। और फिर क्या करता है, उधर से एक पाखंडी को भी तैयार करता है कि तू लोगों को भरमा, उनको ये बता कि तुम्हारी जो कंडीशन है, गरीबी है, ये पिछले जन्मों के कारण है। ये जो तुम्हारी हालत है, ये पिछले कर्मों के कारण है। इसको समझा, कथा में समझा उसको कि तुमने पिछले जन्म में कोई कर्म किए होंगे, उसके कारण से तू गरीब है, ताकि वो गरीबी के खिलाफ संघर्ष नहीं कर सके, गरीबी को अपनी नीति मान ले। मैं तो पैदा ही गरीब होने के लिए हुआ हूं, और गरीबी की महिमा मंडन कर। गरीब के अंदर नर क्या बसता है, नारायण बसते हैं गरीब के अंदर, महिमा कर। उस पाखंडी को ये काम सौंपा हुआ। इधर राजनेता उसके लिए तैयार करता है, पूरे शासन को निचोड़ के और उसकी झोली में लाके पैसा डालता है, और उधर से पाखंडी क्या करेगा, उनको धर्म का चास नहीं पिलाएगा। हर धर्म की बात कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया में, ये पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, राजनीति शास्त्र की बात कर रहा हूं कि किस तरह से राज में रहने के लिए व्यवस्थाएं होती है। असली डोर किसके हाथ में होती है, उसके हाथ में होती है। असली मालिक वही है, भारत भाग्य विधाता वही है। बाकी जो देख रहे हो स्टेज पे कठपुतलियां हैं, डोरियां किसी और के हाथ में होती है। आप कठपुतली के खेल को असल मान लेते हो, वो सही नहीं है। आज कुछ ज्यादा खारी खारी बातें तो नहीं कह रहा हूं। मेरे बहुत सारे साथी, कई बार मेरी ऐसी इच्छा होती है कि सब रोक रुका के और आप लोगों से गप्पे मारूं। एक दो दिन बाद में गप्पे मारेंगे आप लोगों से। यार आप लोग जो भी जुड़ गए हो, बहुत प्यारे लोग हो, इसलिए मुझसे जुड़े हो। एक दो दिन बाद गप्पों का सेशन रखेंगे बढ़िया। आपके मन में जो भी बातें आती हैं आप करना, और मैं उनका जवाब दूंगा। अपनी तरफ से विषय रखूंगा नहीं, आपको जो अच्छा लगे मुझसे जो भी पूछना हो आप पूछना। अगर मैं इस लायक रहा, मेरे पास इतनी जानकारी रही, तो मैं आपको दे दूंगा। अब एक आखिरी बात पर आते हैं। यह सूचना का अधिकार है, इसका दुरुपयोग होता है क्या? कुछ लोग कहते हैं इसके नाम से ब्लैकमेलिंग होती है क्या? तो होती है, करते हैं। जो भी लोग बैठा है सिस्टम के अंदर, जिसको भी जो जानकारी है उस सिस्टम से वो वैसी निकालने की कोशिश करेगा, 5 पैसे कमाने की कोशिश करता है, अगर उसके पास न्यूज सेंस है तो। लेकिन ये ब्लैकमेलिंग अलग शब्द रख दिया आपने। सूचना का अधिकार से कुछ लोग करते हैं, अफसरों को परेशान करते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है। गलत नहीं मतलब जानकारी गलत नहीं है, बात तो गलत है, ये काम तो गलत है, लेकिन ये बात सही है। किन से ले लेते हैं? जो गड़बड़ काम करते हैं उनसे ले लेते हैं। कई बार कुछ सही लोगों को भी परेशान कर देते हैं। वो क्यों करते हैं ये काम? वो इस तरह का काम क्यों करते हैं? सूचना का अधिकार का दुरुपयोग क्यों करते हैं? इस बात पे जब हम उंगली उठाएं तो हमें उंगली अफसरों पे भी उठानी चाहिए कि वो अपने पद का दुरुपयोग क्यों करते हैं। हमें अधिकारी हमारे मंत्रियों पे और मुख्यमंत्रियों पे उठानी चाहिए कि वो अपने पद का दुरुपयोग करके और कैसे चीजों को अपनी तरफ मोड़ते हैं। वो ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे क्या? पटवारी ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहा है क्या कि मेरी आज अर्जेंट काम है मेरा और मुझे चाहिए म्यूटेशन, तो ब्लैकमेलिंग करके मुझसे पैसा नहीं ले रहा है क्या? बिजली विभाग का एईएन मुझे ट्रांसफार्मर नहीं दे रहा है, जबकि मेरा अधिकार है, मैं बिल भरता हूं, वो कह रहा नहीं आया नहीं है, मुझे 5,000 रुपए देके और मेरी ट्यूबवेल को चालू रखवाने के लिए उसको 5,000 रुपए देना पड़ता है। ब्लैकमेलिंग नहीं है क्या? मुझे पिछले दिनों मेरे जालोर के एक साथी ने बताया, काफी दिन तक बेचारा अड़ा रहा कि मैं ईमानदारी से ले लूंगा ट्रांसफार्मर, 72 घंटे का नियम है, मिलना ही चाहिए 72 घंटे में। मैंने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में जुनून था। 10 दिन बाद मुझे मिला, भाई साहब बैठा नहीं मामला, और मुझे 5,000 रुपए देके 40 का ट्रांसफार्मर लेना ही पड़ा। क्या है वो? ब्लैकमेलिंग नहीं है। ऊपर से नीचे तक जितने भी लोग हैं, दिल्ली से लेके आपके गांव तक, जिसके हाथ में भी सत्ता है वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है, मजबूरी का फायदा उठा रहा है। तो जिन लोगों को सूचना का अधिकार की जानकारियां हो गई है, उनमें से कुछ लोग हैं वो भी शुरू हो गए। मैं मान रहा हूं ये गलत है,
मैं मान रहा हूं बिल्कुल ही गलत काम है, नहीं करना चाहिए उन लोगों को ऐसा, लेकिन वो करते हैं। पकड़ में कोई नहीं आता उनमें से, अधिकारी शिकायत करता ही नहीं उनकी। आपने सुना कि किसी को पकड़ा? पकड़ते नहीं हम। अधिकारी डरे हुए हैं कि उसकी 4 चीज पकड़ेंगे, फिर मेरी वाली फाइल तो खुलेगी खुलेगी, क्योंकि फाइल तो गड़बड़ है ही, तभी तो ब्लैकमेलिंग कर पा रहा है। तो सूचना के अधिकार के दुरुपयोग करके ब्लैकमेलिंग करने वाले धंधे का अंत भी तभी होगा जब ये सारी चीजें पारदर्शी हो जाएगी। फिर कौन किसकी ब्लैकमेलिंग करेगा यार? इस मामले को जड़ से खत्म करो ना। आप केवल एक पक्ष को कह रहे हो ब्लैकमेलिंग कर रहा है, तो इस पटवारी की, थानेदार की, एईएन की, कलेक्टर की, मुख्यमंत्री की, मंत्री की सारी बंद करो ना यार। क्या जरूरत है इसकी? और वो एक तरीके से हो सकती है, एक ही तरीका है उसका इस देश में, सूचना के अधिकार की धारा 4 का लागू हो जाना, बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। जब चीजें सारी साफ दिखाई देंगी आपको कि मुख्यमंत्री जी के पास कौन सा हेलीकॉप्टर है, कल कहां गए थे, क्यों गए थे वहां पे, मंत्री जी कल कहां थे, क्यों गए थे, पता लगा शादी में गए थे, आप कहोगे शादी के लिए गाड़ी हमने नहीं दी है, हमने गाड़ी दी विभाग का काम करने के लिए। अपने आप रुक जाएंगे। छोटी छोटी बातें रुकेंगी, बड़ी बड़ी बातें अपने आप रुक जाएंगी। तो आरटीआई का सेक्शन 4 मान लीजिए यही एक तरीका है जो भारत में लोकतंत्र स्थापित कर सकता है। आरटीआई का सेक्शन 4 ही भारत में लोकतंत्र स्थापित कर सकता है। हम कोशिश करें, मिलकर करें, हम तो कर रहे हैं। आप तालियां बजाते रहना तो भी ठीक है, तालियां तो बजाओ कोई, हम लोग काम करते रहेंगे तो बिना तालियों के कब तक करेंगे? कर तो देंगे काम, तो हम निपटा देंगे, लेकिन उनको लगना चाहिए जिनके विरुद्ध ये काम हो रहा है। क्योंकि सूचना के अधिकार की धारा 4 लागू होना कोई अफसरों के लिए मनपसंद चीज नहीं है, नेताओं के लिए मनपसंद चीज नहीं है। मैंने कहा ना आपको, वो लागू नहीं होने दे रहे हैं 2005 से, अभी 15 साल हो गए। देखो आप, 15 साल में उन्होंने उस धारा को लागू नहीं किया तो नहीं किया। पुलिस अधिनियम 2007 में बन गया है, सुप्रीम कोर्ट के कहने से लागू नहीं हुआ तो नहीं हुआ है। कौन चाहेगा? जनता के हाथ में सत्ता सौंपना कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहता। सत्ता लेनी पड़ती है और जागरूकता से आती है सत्ता, अब तलवारों से नहीं आएगी। पहले क्या, सत्ता लेने के लिए आपको तलवारें मजबूत रखनी पड़ती थी और बचा बच तलवारें चलाई, सत्ता आपके हाथ में आ सकती थी। अब उससे नहीं आती है। बाद में उन्होंने ये कहा कि आप वोट से सत्ता ले लोगे, अपना आदमी चुन लो। आपने चुन के देख लिया, आपके हाथ में सत्ता नहीं आई, किसी और के हाथ में चली गई। तलवार से नहीं आई, वोट से नहीं आई, लेकिन जानकारी से आती है। जानकारी की बहुत ताकत होती है। कोशिश हम लोग कर रहे हैं, हिम्मत आप बंधवाते रहना, कर देंगे काम। तो आप लोगों ने इतना प्रेम से सुना। आज थोड़ा मेरा जो सेटअप है वो उससे बदल के मैंने काम लिया है, लेकिन आपके साथ बात करने से रहा नहीं गया, इसलिए मैं जयपुर में जहां रुका हूं वहां से मैंने ये चौपाल लाइव कर दी है। आपका धन्यवाद कि आपने इतनी देर बड़ा विनम्रता से सुना। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय हम लोग धारा को लागू करवा सकें और राजस्थान के शासन को पारदर्शी बना सकें। आप सबको शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी आंखों के सामने इस धारा 4 को लागू होते हुए देख लें, एक अच्छा शासन देख लें, पारदर्शी शासन देख लें। आपका फोन चलने लग जाए कि आप फोन करें और एसडीएम साहब बोले, नमस्कार साहब, मैं एसडीएम बोल रहा हूं, आपके लिए क्या करूं। मंत्री बोलने लग जाए, नमस्कार साहब, हुक्म करो, आप जैसा कहोगे वैसे करेंगे। ऐसे दिन देख लें, यानी असली लोकतंत्र देख लें। बाकी ये जो देख रहे हो ना, ये तमाशा, ये लोकतंत्र नहीं है, इसकी गलतफहमी मत रहना। इसके लिए लोकतंत्र लिखा ही मत करो आप। तो कई लोग तो मूर्खता में प्रजातंत्र और लिखते हैं। प्रजातंत्र को मजबूत करना है, उनको पता ही नहीं आ रहा तुम क्या दुश्मनी है जनता से, क्या बोल रहे हो। प्रजातंत्र क्या होता है? प्रजा का तंत्र। प्रजा कौन है? राजा कौन है? क्या शब्द उठा उठा के लाते हो नए नए।
और फिर ये अखबार वाले, चैनल वाले, फलां का शासन, फलां का शासन, फलानी पार्टी का शासन, फलानी पार्टी का शासन, उनका कैसे शासन हो सकता है? क्यों संविधान के खिलाफ बोलते हो? शासन तो जनता का है, उनके पास जिम्मेदारी है। ऐसा बोला करो, इनके पास जिम्मेदारी है। अभी उनके पास जिम्मेदारी है। अभी आप कहते हो राजस्थान में कांग्रेस का राज है। कांग्रेस का कैसे राज है? कांग्रेस के पास शासन चलाने की जिम्मेदारी है। राज किसका है? राज तो जनता का है। दिल्ली में साहब मोदी राज है। मोदी राज कैसे भाई? राज तो जनता का है। मोदी प्रधानमंत्री हैं, लोगों ने सही समझा, उनको काम सौंपा है, राज उनका थोड़ी हो गया यार। ये शब्दों से भाव बनते हैं, इन शब्दों से भाव बनते हैं। भाव बनते हैं तो भाषा चेंज होती है, और भाषा चेंज होती है तो काम का रूप बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है, बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं सूचना का अधिकार की, तो उसमें सेवा में नहीं लिखा करते। हम लोग कभी सेवा में नहीं लिखते, वो गलत लगता है। आप किसी भी अधिकारी के सेवा में हैं, तो बात ठीक नहीं है। प्रिय लिखा करो, प्रिय फलां जी लिखा करो, सम्मान दिया करो। सेवा में क्या आपका है कि सेवा में हो? अंग्रेज सिखा गए एप्लीकेशन लिखा नहीं, उनके लिए सेवा में थे, क्योंकि वो तो राजा थे, हमारे मालिक थे। अब कौन मालिक है? प्रिय लिखा करो। हमारी कभी भी आप एप्लीकेशन देखना, उसमें सेवा में नहीं लिखा होता है। प्रिय लिखा करो, सम्मान दो, लेकिन उनकी कृपा अर्पा नहीं है, नीचे नहीं आपकी बहुत कृपा होगी। कैसे कृपा होगी उनकी? कल को बाप बेटे को कह देगा आपकी मेरे ऊपर कृपा होगी, अजीब नहीं लगेगा? तो थोड़ी भाषा बदलो यार। थैंक यू, आप सबसे बात करके अच्छा लगा। हमारे वही 3 नारे रहते हैं परमानेंट, महर्षि अरविंद का वंदे मातरम, भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद, और सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद। सोमवार को मिलेंगे।